नमस्कार दोस्तों, आज 24 जुलाई वार गुरुवार, हिंदी तिथि 14 और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। भारतीय रेलवे ने इमरजेंसी कोटा में टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है। अब यात्रियों को इमरजेंसी टिकट के लिए यात्रा से एक दिन पहले आवेदन करना होगा। यात्रा के दिन किए गए आवेदन अब से स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यह नियम आज से लागू हो गया है। रेलवे बोर्ड ने बताया कि यह बदलाव चार्ट तैयार करने की प्रोसेस को आसान बनाने और टिकटों की कालाबाजारी को रोकने के लिए किया गया है। इमरजेंसी कोटा नियमों में जो बदलाव किए गए हैं उनमें जिन ट्रेनों की यात्रा सुबह 12 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच है, उनके लिए इमरजेंसी कोटा आवेदन यात्रा से एक दिन पहले दोपहर 12 बजे तक करना जरूरी होगा। जिन ट्रेनों की यात्रा दोपहर 2 बजे से रात्रि 12 बजे तक है, उनके लिए आवेदन शाम 4 बजे से पहले ही भेजना अनिवार्य होगा। रविवार या सार्वजनिक छुट्टियों पर चलने वाली ट्रेनों के लिए इमरजेंसी कोटा का आवेदन पूर्व कार्य दिवस के कार्यालय समय में ही देना होगा। उदाहरण के लिए रविवार की ट्रेन के लिए शुक्रवार तक और छुट्टी वाले दिन की ट्रेनों के लिए पिछले कार्य दिवस तक आवेदन करना होगा। चलिए अगली खबर देखते हैं। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी से लागू होगा। केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू करेगी। इस बीच स्टाफ रिप्रेजेंटेटिव ने हाल ही में आयोग को कई जरूरी सिफारिशें सौंपी है। इन सिफारिशों में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और हेल्थ एजुकेशन से जुड़े लाभों को बढ़ाने की मांग शामिल है। केंद्र सरकार ने इस वेतन आयोग को 16 जनवरी 2025 को मंजूरी दी थी, जो देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और लाभों की समीक्षा करेगा। चलिए अगली खबर देखते हैं। IRCTC घोटाले में 5 अगस्त को आएगा फैसला। लालू राबड़ी समेत 5 लोग आरोपी हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज भी सुरक्षित रखा है फैसला। IRCTC होटल घोटाले में बुधवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से फैसला नहीं सुनाया गया। 5 अगस्त को अगली तारीख दी गई है। इससे पहले 29 मई को कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। चलिए अगली खबर देखते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने साल 2025-26 में भारत की GDP ग्रोथ 6.7% से घटाकर 6.5% कर दी है। इसके बावजूद ADB ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना रहेगा। अमेरिकी टैरिफ और नीतिगत अनिश्चितता के कारण निर्यात और निवेश पर असर पड़ने से यह अनुमान कम किया गया है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव का विपक्ष बाइकआउट कर सकता है। इसको लेकर महागठबंधन की सभी पार्टियों के बीच विचार करेंगे। साथ ही उन्होंने वोटर वेरिफिकेशन में फर्जीवाड़े का भी आरोप लगाया है। चलिए अगली खबर देखते हैं। चीनी पर्यटकों को 5 साल बाद फिर से वीजा देगा भारत। 24 जुलाई से आवेदन शुरू। भारत सरकार अब चीनी पर्यटकों को एक बार फिर से वीजा देने जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत 5 साल बाद ये सेवा फिर से शुरू करेगा। कोरोना काल के बाद यह सर्विस बंद हो गई थी। इसके बाद जून 2020 में हुए गलवान संघर्ष ने दोनों देशों के रिश्तों को और खराब कर दिया था। चलिए अगली खबर देखते हैं। उत्तर प्रदेश में आतंकी संगठन अल कायदा के मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। गुजरात ATS ने 4 आतंकियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। बुधवार को ATS ने बताया 2 आतंकी गुजरात, 1 दिल्ली और 1 नोएडा में पकड़े गए हैं। ये चारों नकली नोटों के रैकेट और आतंकी संगठन की विचारधारा को फैलाने में शामिल थे। चलिए अगली खबर देखते हैं। नीट UG 2025 की 4 मई को हुई परीक्षा में बिजली कटौती का शिकार हुए स्टूडेंट्स को सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग में शामिल होने की अस्थायी अनुमति देने से इनकार कर दिया है। याचिका पर अब शुक्रवार को सुनवाई होगी। चलिए अगली खबर देखते हैं। अखिलेश यादव ने मस्जिद में सपा सांसदों के साथ मीटिंग की। डिप्टी CM बोले वो नमाजवादी। संसद के बगल की मस्जिद में अखिलेश यादव और उनके सांसदों की कथित मीटिंग पर विवाद बढ़ता जा रहा है। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने अखिलेश को नमाजवादी बताया। कहा, संविधान में साफ लिखा है कि हम धर्म का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं करेंगे, लेकिन सपा मुखिया हमेशा संविधान का उल्लंघन करते रहे। उन्हें संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। चलिए अगली खबर देखते हैं। इन्फोसिस का मुनाफा 8.7% बढ़कर 6,921 करोड़ रुपए पहुंचा। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी IT सर्विस कंपनी इन्फोसिस को वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में 6,921 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। सालाना आधार पर यह 8.7% बढ़ा है। एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 6,368 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था। चलिए अगली खबर देखते हैं। भारतीय अब बिना वीजा के 59 देशों की यात्रा कर सकते हैं। यह जानकारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में सामने आई है। भारत ने वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग में 77वां स्थान हासिल किया है। भारत की रैंकिंग में यह बदलाव पिछले 6 महीनों से आया है।
यह रैंकिंग दुनिया भर के पासपोर्ट को उनके वीजा फ्री यात्रा की संख्या के आधार पर तय की जाती है। दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट के मामले में सिंगापुर शीर्ष पर है। सिंगापुर का पासपोर्ट 193 देशों में वीजा मुक्त यात्रा की सुविधा देता है। 190 देशों के साथ जापान और साउथ कोरिया दूसरे स्थान पर है। चलिए अगली खबर देखते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म मंत्रा और उसकी सहयोगी कंपनियों पर ईडी ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट FEMA के उल्लंघन का केस दर्ज किया है। यह मामला करीब 1654 करोड़ रुपए के विदेशी मुद्रा उल्लंघन से जुड़ा हुआ है। ईडी को जानकारी मिली थी कि मेसर्स मिंत्रा डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड और उसकी सहयोगी कंपनियां होलसेल कैश एंड कैरी के नाम पर मल्टी ब्रांड रिटेल कारोबार कर रही थी। ये विदेशी निवेश यानी FDI की नीति के खिलाफ है। चलिए अगली खबर देखते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, ये संसद में किसी को बोलने नहीं देते, जहां आपके मुद्दे उठते हैं। संसद शुरू हुई और मोदी जी खुद इंग्लैंड चले गए और राज्यसभा के सभापति ने इस्तीफा दे दिया। चलिए अगली खबर देखते हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान देने वाले मंत्री विजय शाह को पद से हटाने की मांग को लेकर कांग्रेस की नेता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया कि मंत्री शाह का आचरण संविधान के अनुच्छेद 164(3) के तहत ली गई शपथ का उल्लंघन करता है। इसी आधार पर याचिकाकर्ता ने उनके खिलाफ कवो वारंटो रिट जारी करने की मांग की है, जिससे उन्हें मंत्री पद से हटाया जा सके। चलिए अगली खबर देखते हैं। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने कहा है कि अगर भारत नहीं होता तो हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो जाती। न्यूज़ एजेंसी ANI से बात करते हुए नशीद ने बताया कि उनके देश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि अगर भारत ने समय पर मदद न की होती तो मालदीव दिवालिया हो गया होता। 2022-23 में पर्यटन ठप होने से मालदीव गहरे आर्थिक संकट में चला गया था। उस पर विदेशी कर्ज बढ़ गया था और डॉलर की भारी कमी थी। भारत ने अनाज, ईंधन सप्लाई और क्रेडिट लाइन देकर मालदीव को डिफॉल्ट होने से बचाया था। चलिए अगली खबर देखते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा के केस कांड की सुनवाई से चीफ जस्टिस BR गवई ने खुद को अलग कर लिया है। बुधवार को सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि मेरे लिए इस केस की सुनवाई में शामिल होना उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले भी इसका हिस्सा रहा हूं। चलिए अगली खबर देखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोकसभा में 28 जुलाई और राज्यसभा में 29 जुलाई को चर्चा होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों सदनों में बहस के लिए 16-16 घंटों का समय निर्धारित किया गया है। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 21 जुलाई को हुई थी। पिछले 3 दिनों से विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर, बिहार वोटर वेरिफिकेशन जैसे मुद्दों पर हंगामा कर रहा है। 3 दिनों में दोनों सदनों में लगातार एक आधे घंटे भी कार्रवाई नहीं चल सकी है। चलिए अगली खबर देखते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव अगस्त के आखिर में संभव। देश को नया उपराष्ट्रपति अगस्त महीने के आखिर तक मिल सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव का शेड्यूल अगले 72 घंटों में जारी हो सकता है। चुनाव आयोग ने बुधवार को बताया कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जब सारी तैयारियां पूरी हो जाएगी तो फिर चुनाव की आधिकारिक घोषणा करेंगे। चलिए अगली खबर देखते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS प्रमुख मोहन भागवत ने पाठ्यक्रमों में बदलाव की बात का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत को सही रूप में समझने और प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। आज जो इतिहास पढ़ाया जाता है वह पश्चिमी दृष्टिकोण से लिखा गया है। उनके विचारों में भारत का कोई अस्तित्व नहीं है। विश्व मानचित्र पर भारत दिखता है, लेकिन उसकी सोच में नहीं। उनकी किताबों में चीन और जापान मिलेंगे, भारत नहीं। चलिए अगली खबर देखते हैं। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय केदारनाथ तक 7 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने की तैयारी कर रहा है। ऐसा हुआ तो आने वाले 4-5 साल में केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने के 2 रास्ते हो जाएंगे। इसमें से एक रास्ता हर मौसम में मंदिर तक सीधी पहुंच देगा। अभी गौरीकुंड से रामबाड़ा लिंचोली होते हुए केदार धाम तक का पैदल मार्ग 16 किलोमीटर लंबा है। टनल बनने के बाद यह 5 किलोमीटर ही बचेगा। चलिए अगली खबर देखते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में फर्जी दूतावास का खुलासा हुआ है। STF ने छापा मारकर हर्षवर्धन जैन को अरेस्ट किया है। उसके पास से VIP नंबर वाली 4 लग्जरी गाड़ियां जब्त की गई है। इसके साथ ही अलग अलग देशों और कंपनियों की 34 मोहरें भी मिली है। इसके अलावा विदेश मंत्रालय की मुहर लगे नकली पेपर्स और 44,70,000 रुपये नकद भी बरामद किए गए हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। ट्रेन में 15 रुपये की पानी की बोतल 20 रुपये में बेची जा रही है। ठंडा नाश्ता परोसा जा रहा है। ट्रेनों में सामान से ज़्यादा पैसे लेने और अनऑथोराइज्ड ब्रांड बेचने वालों पर IRCTC ने कार्रवाई की है।
अलग अलग वेंडर के खिलाफ 25,000 रुपये से ज़्यादा का जुर्माना लगाने के लिए रेलवे मंडल को लिखा है। यह कार्रवाई 21 जुलाई से शुरू हुई है। 2 दिन में अजमेर, जयपुर, जोधपुर स्टेशन पर 23 ट्रेन में जांच की गई है। दरअसल IRCTC ने ट्रेन और स्टेशन पर यात्रियों को शुद्ध भोजन व रेल नीर मुहैया कराने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू किए है। इसमें बिना अनुमति के ब्रांड का पानी और मिल्क प्रोडक्ट्स पकड़े गए हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। इजराइल की सुरक्षा एजेंसी शिन बेट ने बुधवार को एक 70 साल की बुजुर्ग महिला को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या की साजिश करने के शक में गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक वह IED ब्लास्ट के जरिए नेतन्याहू पर हमला करने की प्लानिंग कर रही थी। चलिए अगली खबर देखते हैं। मारुति सुजुकी अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार ई-विटारा को 3 सितंबर को लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने इवेंट के इनवाइट भेजे हैं। इसमें 49 kWh और 61 kWh के 2 बैटरी पैक ऑप्शन मिलेंगे। कंपनी का दावा है कि कार एक बार फुल चार्ज करने पर 500 किलोमीटर से ज़्यादा चलेगी। इलेक्ट्रिक SUV का प्रोडक्शन फरवरी 2025 से सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट में हो चुका